Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and very warm welcome to the Advent Academy's YouTube channel once again। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेक्चर सीरीज पूरी शुरू करी है हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के ऊपर, जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, एडवेंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये उसका सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, और सेल्स जो होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनिज्म में वो क्या होते हैं, और हमारे सेल का ओवरव्यू क्या था वो हमने देखा था। तो आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर 2। उससे पहले हम लोग तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई कैसे, या हम लोग कैसे इन सारी चीजों के बारे में जान पाए। ये नेचर अपने आप में इतना बड़ा मतलब बनाने वाला है हर चीज को, या इतना अच्छा क्रिएटर है वो, या इतना मतलब काबिल है जिसने ऐसी सारी चीजें बनाई जो कहीं नहीं से शुरू हुई या कुछ नहीं से शुरू हुई, और आज हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी के अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जिसको हम लोग दिन रात अपने चारों ओर देखते हैं, महसूस करते हैं, और जिनकी हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। हम प्लांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम एनिमल्स के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये एक को एग्जिस्टिंग लाइफ है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एक सिंगल सेल से। तो सिंगल सेल से जब लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हो रही थी, तब क्या हो रहा था कि वहां पे सीख रहे थे कि हमें करना क्या है, हमें आगे बढ़ना कैसे है। अगर हमारे पास ये चीज नहीं है तो हम ये यूज करें, ये नहीं है तो ये यूज करें, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ना सीख रहे थे। तो उसी में की एक कड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सेल जब डेवलप होना शुरू हुए थे, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स ही डेवलप हुए थे। मतलब सेल के अगर हम लोग बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेलमिट के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होना शुरू हुई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहले थी। ठीक है, तो उसी को धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 आज यूकैरियोटिक सेल से ढेर सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। तो देख लेते हैं हम लोग, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर हम देख के डिस्टिंग्विश करना चाहें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पहले के और अभी तक, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव है, तो ये ऐसे कि जब हम लोग कम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जब हम लोग कम पढ़ाई करते हैं किसी टेस्ट के लिए, तो हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा होता है कि हमें उसी से सारा काम चलाना होता है। लेकिन जब हम साल बाई साल पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, नई चीजें जानते जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार हम इस चीज को ऐसे क्यों यूज करें, हम इसको दूसरी तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना, क्यों हम इसको एक ही वे में चलाएं। तो होता क्या है कि हमें ये पहले पता नहीं होता है कि अगर हम अपने ऑर्गेनल्स को कवर कर लें, ठीक है, अपने सेल के अंदर ही ऑर्गेनल को कवर कर लें, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हमें तब नहीं पता क्योंकि हमने उतना जाना ही नहीं था। तो हम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, क्योंकि उन्हें तब उन्हें पता ही नहीं था उतना, तो जैसे भी सेल चल रहा था वो वैसे काम चला रहे थे। Second thing, they occur in the bacteria, that is mycoplasma, bacteria, cyanobacteria और blue green algae। ठीक है, ये बैक्टीरियाज में होते हैं। A prokaryotic cell is essentially a one envelope system organized in depth. It consists of central nuclear component with DNA molecule, RNA molecules, and nuclear proteins. It is surrounded by cytoplasmic ground substance with the whole enveloped by a plasma membrane। मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या एक बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सेल के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। आप ऐसा समझिए कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बेसिक डिफरेंस अगर करना चाहें, या हम लोग ये चाहें कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो अलग करती है यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल पे, एकदम बेसिक फोकस पे, वो कैसे, कि आपके पास मान लीजिए वॉलेट है। ठीक है, तो आपने क्या करा, वॉलेट में उसको ओपन किया, उसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है या उसमें कोई भी अलग अलग पॉकेट्स नहीं है, आपने बस उसको ओपन करा और सारे जितने भी आपके पास नोट थे आपने सारे एक में ही भर लिए।
कुछ वैसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर उसने सारे स्ट्रक्चरों को भर लिया है, कोई भी अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं है। अब आपने एक अच्छा पढ़ लिया जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, जहां आप अपने कार्ड्स अलग रख सकते हैं अलग कंपार्टमेंट में, आप अपने नोट्स अलग रख सकते हैं, कॉइन्स अलग रख सकते हैं, डायरीज अलग रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, उन सबको उस कंपार्टमेंट में अलग अलग असेंबल कर दिया। ठीक है, और तब आपका जो एक सिस्टम बनकर तैयार हुआ जो कि आपके वॉलेट के अंदर है। यहाँ पे वॉलेट क्या डिनोट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए। उस कंपार्टमेंट्स में आपने क्या करा, अपना जो भी मटेरियल था आपने वो उसमें प्लेस कर दिया। तो वो ज्यादा अच्छा होगा या ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक पर्स में सारी चीजें भर दें या आप एक वॉलेट में सारी चीजें भर दें? तो वो नहीं अच्छा होगा। तो वो उस टाइम के हिसाब से वही चीज अच्छी थी, इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, वन एनवोलोप सिस्टम। एक सिंगल एनवोलोप है, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, उसमें कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। कंपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ आया, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो नीदर द न्यूक्लियर apparatus nor the respiratory enzyme system are separately enclosed by membranes, although the inner surface of the plasma membrane itself may serve for enzyme attachment। मतलब कि अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर अपैरेटस की या रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम की, तो कुछ भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ नहीं था, कोई भी मेम्ब्रेन्स में अलग अलग बटा हुआ नहीं था, सब कुछ कहाँ प्रेजेंट थे, फ्रीली प्रेजेंट थे। अगर कुछ था भी किसी सबस्ट्रेटम से अटैच, तो वो क्या था, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे मान लीजिए ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल साइट है, साइटोसोलिक साइट है, तो यहाँ से कोई ना कोई एंजाइम कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली अटैच था। ठीक है, जिसका हमें काम था कैसा हो, जो कि अटैच रहे। ठीक है, न्यूक्लियर कंपार्टमेंट नहीं था, यानी कि न्यूक्लियर जो हमारा मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, वो ऐसे करके अटैच था किस पे, हमारी इंटरनल साइड पे मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोली, साइटोस्केलेटन दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज। मतलब जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये उनमें नहीं था। उसमें एक्टिन्स हो सकते थे लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट थे। एक्टिन एक्टिन हमारे नहीं प्रेजेंट थे उसमें, और हमारे यानी थे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो वो अपना स्ट्रक्चर दूसरी तरीके से मेंटेन रखते थे, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में हमारे स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम करते थे। तो उनको और जो उनके में स्ट्रक्चर थे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उस चीज को देख रही थी कि कैसे हमको इसका स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये उनमें नहीं होते। बेसिक चीज हमें क्या पता करनी है कि क्या नहीं होता है, कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। मतलब सब कुछ, कुछ भी कवर नहीं होता है, एनवलप नहीं होता है, सब ओपनली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब होता क्या है कि हमारे पास एक सेल था, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अब उस प्रोकैरियोटिक सेल को अकेले ही सारे काम करने हैं, उसको कुछ भी करके अपने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना है, खुद को सरवाइव भी करना है और खुद को उस एनवायरनमेंट में बचा के रखना है। मतलब भाई उसको खुद से सरवाइव करना है अपने एनवायरनमेंट में। तो होता क्या है कि जो एनवलप होता है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको कई तरीके से क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल मॉडिफाई कर लेते हैं या कई ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, या उनको हेल्प करते हैं मूव करने में या किसी भी और फंक्शन में वो उनको हेल्प करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope। ठीक है, सेल एनवलप होता है बैक्टीरिया में, ये आपको पता है। ठीक है, the cell envelope consists of a tightly bound three layered structure, the outermost glycocalyx followed by cell wall and then the plasma membrane। ग्लाइकोकैलिक्स की एक आउटर हम कह सकते हैं कैप्सूल है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जब हम लोग बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे तब हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है, बाई बाई मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाईलिपिड स्ट्रक्चर की, बाईलिपिड लेयर की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल लेयर्ड इनका स्ट्रक्चर हो गया। कैसे, पहली लेयर इनकी कौन सी है, पहली लेयर है आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की। दूसरी लेयर है इनकी किसकी, दूसरी लेयर है इनकी सेल वॉल।
तीसरी लेयर है इनकी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ difference in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Those that take up the Gram strain are called as Gram positive, and the others that are not are called Gram negative bacteria. तो होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज को हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं? दो ग्रुप्स में। किसके बेसिस पे? एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक स्टेनिंग मेथड दिया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्राम स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है? ये एक प्रोसीजर होता है इनकी स्टेनिंग का जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस स्टेन को अपने अंदर रोक लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस स्टेन को अपने अंदर नहीं रोक पाते हैं। उन बैक्टीरियाज में डिफरेंस क्या होता है आपस में कि वो बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? वो बैक्टीरियाज आपस में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग से कि दो बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के होते हैं? ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं रिटेन कर पाते हैं प्रोसीजर के बाद, वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और उनमें खास बात होती है कि उनके पास एक आउटर कवरिंग और प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चारों ओर प्रेजेंट होता है। और ये कैप्सूल क्या करता है? इस कैप्सूल की प्रेजेंस की वजह से जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है इन कंपैरिजन विद दिस सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल की थिकनेस की कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस कम होती है, ओके। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है। लेकिन ये थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ही ये लोग क्या करते हैं, रिटेन कर ले जाते हैं किसको? जो ग्राम स्टेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ग्राम स्टेन के लिए जो पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं या जो कर ले जाते हैं, उसको रिटेन कर ले जाते हैं, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इस ग्राम स्टेनिंग के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा रैंडम टॉपिक पे, मतलब ग्राम स्टेनिंग पे, जिसमें मैं उसके प्रोसीजर के बारे में बता दूंगा। तो अभी हम लोग वापस लौटते हैं उस टॉपिक पे जो हम लोग कवर कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल का, ओके। सो ग्लाइकोकेलिक्स Glycocalyx differs in composition, thickness among different bacteria. It could a loose sheath called the slime layer in some, while in others it may be thick called tuft or called capsule. The cell wall determines the shape of the cell, provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अगर किसी को इसमें से कुछ दिख नहीं रहा हो या कुछ भी हाइड हो रहा हो पिक्चर के पीछे, तो इसका जो भी पीडीएफ फॉर्मेट है, मतलब जो ये इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको कहाँ मिल सकता है? एडवेंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट डिस्कशन विद एडवेंट एकेडमी, ओके। तो आप उस पर हम लोग को फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ओके। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब एक और आ गया क्या हमारे, ये आपको समझाया यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन किस तरीके से है कि हमारी जो सेल वॉल है या आउटर मेम्ब्रेन है उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि बैक्टीरिया आपस में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। जिन्होंने मॉडिफाई किया इस तरीके से कि वो ग्राम पॉजिटिव हो रहे हैं, और जिन्होंने मॉडिफाई किया इस तरीके से ग्राम नेगेटिव हो रहे हैं। इससे ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर हम लोग उनका बेसिक देखें तो वो ज्यादातर बैक्टीरिया वो कौन से होते हैं? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि सेल वॉल की सिंथेसिस को हम पेनिसिलिन से ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेनिसिलिन पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उससे बच जाता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है।
इसका आउटर मेम्ब्रेन का। तो बैक्टीरियल सेल्स मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, they have a thin filamentous extension from their cell wall called flagella। मतलब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये फ्लैजिलम, ये कहाँ से बन रहा है? जो हमारी क्या है, सेल वॉल, ये है सेल वॉल, रेड कलर की जो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस सेल वॉल के कुछ एक्सटेंशन हैं, ठीक है। और इस एक्सटेंशन की वजह से हमें क्या हो रहा है, हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिनके मोशन से, जो कि ऐसे करके मोशन कर रहे हैं कि पूरा जो बैक्टीरियल सेल है वो मूव कर पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम उस बैक्टीरिया को क्या कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया मोटाइल है और मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और किसकी हेल्प से? फ्लैजिलम की हेल्प से या फ्लैजिला की हेल्प से, जो कि किसके एक्सटेंशन है? सेल वॉल के एक्सटेंशन है। तो ये एक सेल वॉल का मॉडिफिकेशन है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल ने किया खुद के सर्वाइवल के लिए या खुद के अच्छे होने के लिए। ओके, तो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। होता क्या है कि एक बेसल बॉडी होती है सेल वॉल पे जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसका एक फिलामेंट होता है और एक हुक होता है। ओके, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, इन तीनों से मिलके क्या एक फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर बना होता है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल की सरफेस से बाहर तक क्या मूव करता है या क्या लेके जाता है? फिलामेंट कहते हैं उसको। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला की तरह ही कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल ने बनाए हैं। वो क्या? पिलाई, फिम्ब्री are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structures made up of special protein. A fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cells. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks and to rocks in stream or also to the host tissues. होता क्या है कि जो आपके पिलाए होते हैं वो किसमें काम आते हैं कि जैसे अगर दो बैक्टीरिया हैं और उन्हें कॉन्जुगेशन करना है, तो कॉन्जुगेशन करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ना होगा, ठीक है। तो उस जोड़ने की प्रोसेस को कौन कैरी फॉरवर्ड कराता है? पिलाए। पिलाए की मदद से ही क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मिड होता है या हमारा जो डीएनए कंटेंट होता है वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में मूव कर सकता है जब वो कनेक्ट हो जाते हैं। और फिम्ब्री यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? फिम्ब्री बैक्टीरिया अगर मूव कर रहा है किसी भी स्ट्रीम में या किसी रिवर स्ट्रीम में, तो उसको अगर रॉक से या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होना होगा तो वो किसकी मदद से हो सकता है? फिम्ब्री की हेल्प से हो सकता है, अदरवाइज वो होल्ड नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेटम पे। ओके, तो और हम लोग देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मेजर क्या है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे हैं? तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जैसा कि हमने देखा था अभी जब ओवरव्यू देख रहे थे सेल का, वो यूकैरियोटिक सेल था कि उसमें जो राइबोसोम है वो कहाँ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे। लेकिन यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है या एसोसिएटेड है। तो दे आर 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। अगर इनका हम साइज देखें तो 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होते हैं साइज में, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s। ये 50s और 30s जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है, ठीक है। और इस स्वेडबर्ग यूनिट को किसके बेसिस पे रखते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे। मतलब अगर हम एक, ये प्रोटीन्स होते हैं ऑब्वियसली, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इनके पास आरएनए होता है अपना, आरआरएनए जिसको हम कहते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं। तो इनको हम लोग जब रखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, तो ये जिस कोएफिशिएंट के साथ या जिस स्पीड से नीचे आते हैं उस स्पीड, उस बेसिस पे एक स्वेडबर्ग यूनिट होती है जिसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो उससे हम लोग बताते हैं कि कौन सा 50s है, कौन सा 30s है, ठीक है। तो मेन आपको इतना समझना है कि अलग अलग मास के प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में अलग अलग रेट पे हो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। 50s यूनिट एंड 30s यूनिट which when present together form 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 50 + 30 80 होना चाहिए, लेकिन हम 70s इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये 70s स्विडबर्ग यूनिट के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में नीचे आते हैं। ओके, द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome। ओके, ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक mRNA है, ठीक है। अब इस एक mRNA पे ढेर सारे राइबोसोम बाइंड कर सकते हैं। एक राइबोसोम बाइंड किया, दो राइबोसोम बाइंड किया, एक ही mRNA को कई सारे राइबोसोम मिलके प्रोटीन बना रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, एक से ज्यादा mRNA राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNAs इनटू प्रोटीन। मतलब ये जो mRNA है इससे प्रोटीन बनाएंगे। अलग अलग राइबोसोम एक ही प्रोटीन को कई सारे बना देगा। मतलब एक प्रोटीन अगर 3 राइबोसोम लगे तो 3 प्रोटीन पूरी बन जाएंगी। फिर हम लोग देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज की, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है, reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies। मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें रिजर्व मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। gas vacuoles are found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या थे इंक्लूजन बॉडीज के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडीज बनके ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ओके, और गैस वैक्यूल्स का मतलब क्या है, हमारे ऐसे वैक्यूल्स हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग गैसेस को स्टोर कर रहे हैं। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिनके अपने अपने फंक्शन है। ओके, तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 2। और नए लेक्चर में हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल को हम उसके बाद हर एक लेक्चर में अलग अलग डील करेंगे। तो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जस्ट डू सब्सक्राइब द एजुकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर, क्योंकि हम लोग को उसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।